अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बात करते हैं दोस्तों इस वक्त जो है सऊदी अरबिया के अंदर हर रोज़ नए नए जो है वो उसूल नियम ज़ाब्ते बनते रहते हैं। कुछ नियम अभी बहुत जल्द जो है 2-4 दिन क़ब्ल बल्कि 16 जनवरी से लागू भी हो गया बने हैं। और वो नियम ये कि पहले ये था कि अगर कोई शख्स जो है सऊदी अरबिया के अंदर काम करते हुए वो छुट्टी लेकर चला जाता और तो दोबारा आने के लिए उसको और फिर नहीं आता तो ज़ाब्ता ये था कि भाई 3 साल तक सऊदी आने पर पाबंदी उस पर लग जाती थी। लेकिन अभी ये नियम बना कि वो पाबंदी उठा ली जाएगी। अगर कोई शख्स यहाँ से जाता है और छुट्टी पे लेकर और वहाँ से नहीं आता है तो वो पाबंदी अब उस पर नहीं रहेगी। हाँ, शर्त ये है कि उसका जो इक़ामा की मुद्दत हो वो पूरी हो जाए, फिर दोबारा किसी कफ़ील के पास आ सकता है। खैर ये तो बहुत सारी जो है और अच्छी ख़बर है। और कुछ चीज़ें जो है जो मुझे समझ में आती हैं इस विभाग में काम करने की ज़रूरत है, वो ये कि जो वर्कर हैं, डोमेस्टिक वर्कर हैं जो इस फील्ड में आते हैं, ख़ास तौर पर हाउस यानी घरों के अंदर जो काम करने वाले वर्कर हैं, इंडिया से आते हैं। मैं इंडिया ही से बात करूँगा क्योंकि हम इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो इंडिया की बात करते हैं, उनकी जो है ना उनके साथ कुछ टाइम टेबल का वो सेटिंग होनी चाहिए। उनके काम की कुछ तरतीब और निज़ाम और उसूल होने चाहिए, बेनिज़ाम काम नहीं। आप देखेंगे बेनिज़ाम सारी चीज़ें हैं। एक तो सैलरियाँ जो है बड़ी वो है, कोई एक आदमी जो दूसरे चक्कर में आ रहा है उसकी सैलरी 1500-1600 है, 1700 रियाल है। कोई पहला आ रहा है उसका 1800 है और किसी की 2500 तक रियाल से सैलरी है और कोई 1500 पे 10 साल से काम कर रहा है। कोई 1 साल में आया 2200-2000 पे काम पे आ गया कोई। तो ये चीज़ें जो है इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है कि एक निज़ाम बने इस पर कि सैलरियाँ ये हों। दूसरी चीज़ ये है कि एक काम का सेट बने कि भाई अगर जैसे मिसाल के तौर पे कोई हाउस ड्राइवर पे आ रहा है तो उसके हुकूमत की तरफ से एक निज़ाम सेट हो उसका कि उसे कितने वक्त से कितने वक्त तक की ड्यूटी, हाउस ड्राइविंग में भी ये सेट हो कि इतने वक्त से इतने, मसलन कि सुबह में 6 बजे से लेकर दोपहर 8 बजे तक, सुबह 8 बजे तक हो या 11 बजे तक, और उसके बाद जो है नमाज के लिए छुट्टी हो, फिर उस खाने और नमाज के लिए दोपहर की लंच जैसा होता है, उसके बाद फिर वहाँ से लेकर शाम को 8 बजे तक, उसके बाद वो फ्री है। उसको इस बात का डर खौफ ना हो कि वो कहीं जाता है तो फिर फ़ोन आ जाएंगे या फिर, एक चीज़ तो ये। दूसरी ये चीज़ कि उसके काम की तहदीद तय हो कि यही काम हो। इसलिए अगर वो ड्राइवरी में आता है तो एक चीज़ तय होनी चाहिए कि वो इतना ही काम करेगा। मसलन अपनी गाड़ी साफ करेगा, गाड़ी चलाएगा, अपने रूम में रहे और इतना। इसके अलावा अगर वो काम करता है तो वो काम अगर कफील कराता है तो उसकी वो अलग से उसको उसका मुआवजा दे। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, अक्सर हाउस ड्राइवर क्या होते हैं, काम करने के साथ साथ डोमेस्टिक वर्कर वो दूसरे काम भी करते हैं। अब हाउस ड्राइवर है तो घर भी धुल रहा है, अपनी गाड़ी के अलावा दूसरी गाड़ी भी धुल रहा है। ये मैं इतना तो समझता हूँ कि ये है नहीं, ना इस पे इत्तेफाक करके वो आता है और ना इस पे एग्रीमेंट होते हैं। लेकिन वो जब यहाँ आता है तो मजबूरी में फंस जाता है क्योंकि यहाँ आने का खर्च ही उसका 1-1.25 लाख रुपये लगता है। तो वो सोचता है यार कि बिना वजह इनसे टेंशन लेंगे तो वो पैसे भी हमारे क्या हो जाएंगे। खैर, एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ इस चीज़ से बात करनी है कि देखिए, हम जब शुरुआत में हमने जब सुना था कभी रियाल के बारे में, कभी पैसे का, तो हमने देखा, हमने उस वक्त हमको मालूम हुआ कि 1 रियाल जो है इंडियन 13 रुपए के मुकाबले में, यानी 1 रियाल इंडिया का 13 रुपया होता है। 10 3 13 13 इंडियन रुपया 1 रियाल। सन 2012-13 के अंदर जब हमने पहली मरतबा रियाल और चीज़ें जाननी शुरू की तो 2003 उसमें, क्योंकि अच्छा ये कि हम लोग जो है ना इंडिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, हमको ये पता नहीं चलता है ना कि यार हम समझते हैं पूरी दुनिया के करेंसी को रुपया ही कहते हैं। ऐसा नहीं है, सारी दुनिया की करेंसी के अपने अपने नाम हैं। जैसे यूएस करेंसी का नाम जो है यूएस डॉलर है, और जो है इंग्लैंड का नाम करेंसी का नाम अलग है, पाउंड है, और ब्रिटेन की करेंसी का नाम अलग है,
और फ़िलिस्तीनियन करेंसी का नाम अलग है, और इजरायली करेंसी का नाम अलग है, और फुला फुला देश के सबकी करेंसी का नाम अलग है। अगर खलीज ममालिक में आ जाएँ, जिसको खलीज ममालिक अरबी में कहते हैं और हिंदी में जो है खाड़ी देश कहते हैं, इंग्लिश में जो है वो क्या कहते हैं, गल्फ कंट्रीज़ कहते हैं। अगर इनकी बात कर लें तो इनके करेंसी के सबके मुल्क अलग अलग नाम है। सऊदी की बात कर लें तो यहाँ रियाल बोला जाता है इनकी करेंसी को, दुबई के करेंसी को जो है दिनार बोला जाता है, दिरहम बोला जाता है, और कुवैत के दिनार बोला जाता है। चाइना करेंसी का नाम जो है इसी तरीके से वो एन बोला जाता है। तो इस तरीके से सबकी कंट्री हुए अपने अपने करेंसी के नाम अलग है, और इसी तरीके से इनकी करेंसियों में जो है ना वो इनकी वैल्यूएशन भी अब लगी। जैसे डॉलर का वैल्यूएशन हमारे इंडियन रुपए में अगर आंका जाए तो 85-86 रुपए बन जाएंगे, है ना। और रियाल के आंका जाए तो आज इस वक्त में तकरीबन जो है तकरीबन 22.5 रुपये, यानी पिछले 10 सालों में हमारे रुपए की वैल्यू रियाल के जो है अगेंस्ट बहुत तेजी से जो है डाउन हुई है। तो कि जहां 1932 से स्थिरता बनी हुई थी 12-13 रुपए पे, 13 रुपए पे स्थिरता बनी हुई थी, और 10 सालों में बहुत तेजी से हमारे जो है रुपए का वैल्यू डाउन हो गया है रियाल के मुकाबले में। अब ये अलग बात है, हमारी इकोनॉमी और हमारी जो है इतनी वो हुई है, ग्रोथ की है, और ये जो है हमारी जो है सकल घरेलू उत्पाद और इतने सब पे मीडिया हमको बताती है कि बहुत ऊंचे गए हैं, इकोनॉमिक्स हमारी बहुत ऊपर गई है, लेकिन हम तो कंपैरिजन करेंगे ना जो किसी मुल्क के मुकाबले में जो है उनकी करेंसी से, तो हमको तब मालूम होगा। यहाँ तक कि बांग्लादेश के टका के बराबर आगे खड़े हो गए हैं, बांग्लादेश के टका, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था नीचे गई है। अच्छा, कागज़ों में चूंकि एक बड़ी जो है हमारी आबादी है, हमारा देश बहुत बड़ा है, तो इस वजह से लगता है कि मतलब हम बहुत तेज़ी से जो है ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो भंडारण है वो घटा है। हमारा जो कोष है, हमारा जो जिसे हर देश का एक जो है वो धन होता है, धन कोष, वो उसमें कितना धन आया तो उसकी मोहरें तय कर दी जाती हैं। उस मोहरों को करेंसी के रूप में नंबर वाइज तय किया जाता है, वही मुल्क में चलते हैं। तो किसी खास पर्टिकुलर आदमी के पास पर्टिकुलर वो तेजी से गए हैं, हमारे देश का कोष जो धन हमारे देश पर कर्ज तेजी से बढ़ा है कि 70 सालों में इतने कर्ज नहीं लिए गए जितना पिछले 10 सालों में, यानी ये आप मान के चलें कि हर व्यक्ति 1,53,000 इंडियन करेंसी का कर्जदार है, हर व्यक्ति, जो पिछले 10 सालों में तेजी से कर्ज बढ़े हैं। तो अच्छा, अब ये है कि ये वैल्यूएशन रुपए की बनती किससे है? तो वैल्यूएशन बनती है किस चीज से, जिसको कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद हिंदी में, कि हमारा देश उगाता क्या है, हमारे देश में पैदा क्या होता है, किस चीज पर क्या क्या चीज हम जो है उत्पाद करते हैं और किन किन चीज का निर्यात करते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ मिसाल के तौर पर जैसे मोटी मोटी बात, धान, गेहूँ, बाजरा, चना, कपास, ये तमाम चीज़ें। इसके अलावा जो है हम इसी तरीके से लकड़ी और इसी तरीके से जो है कोयला, और इसी तरीके से जो है थोड़े बहुत ही सही लेकिन खनिज पदार्थ के, इसी तरीके से हम थोड़ा बहुत ही सही सोना और तेल, ये। तो चूंकि जिन चीज़ों को हम उत्पाद करते हैं उन चीज़ों को हम फिर निर्यात करते हैं उन मुल्कों में जहाँ वो चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि जो उत्पादक है उनको हम अपने देश के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, इसलिए जनता तो तरक्की नहीं करती है, मालदार नहीं बनती है, लेकिन क्योंकि सरकार उनसे सस्ते में वो चीज़ खरीदती है और दूसरे मुल्कों को महंगे में बेचती है, तो सरकार को मालदार होनी चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे देश के पास इतना पैसा है कि जो है अभी सेल्फी पॉइंट 6-6 लाख के सेल्फी पॉइंट बनाए जाए, यानी, और कम से कम 6,000 जगह पर वो चीज़ लगाए जा रहे हैं। और उसी तरीके 1 मिनट में
एक सेकेंड में लाखों रुपए हम नेपाल को कर दे देते हैं, फला मुल्क को कर देते हैं, बहुत पैसे हैं। लेकिन चूंकि हमारी एक जनता ना 81% जनता गरीबी रेखा से नीचे है, बेरोजगार है, क्यों? इसलिए डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही। जिसे अब मुल्क तरक्की कैसे करता है? लोगों से करता है। लोगों को थोड़ा सा आगे बढ़ा तो मुल्क तो आगे बढ़ जाएगा, समझ रहे? ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दिया था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खेती बाड़ी का कॉन्सेप्ट दिया था। बहुत तेजी से आप ये बात अच्छी तरह जहन से निकाल नहीं सकते हैं। पुलिस का निज़ाम, तहसील का निज़ाम और खेती बाड़ी में चीज़ों को लिखने का निज़ाम, ये तमाम बातें। अच्छा, हमारा मुल्क क्या है? अमेरिका का डॉलर तेजी से तरक्की किया। सबसे ज़्यादा तेजी से तरक्की करने वाला देश कौन सा हुआ? अमेरिका। उनको समझ में कहा है कि सबसे ज़्यादा जो है हमारी आबादी जो निर्भर करती है वो किस पर करती है? काश्त पर करती है। तो उन्होंने क्या कर दिया? अपने किसानों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या मतलब? एक मुद्दत तक तेजी के साथ जो है उनको खूब सपोर्ट किया, कृषि उत्पादक दिए और जो है संसाधन दिए किसानी के, और किसान के जो है किसानी में काम आने वाली सब चीज़ें उनको फ्री दी, और महंगे दामों में कुछ सालों तक लगातार उनकी पैदावार को खरीदा, ताकि वो क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए, थोड़ा ऊंचाई पे आ जाए। उनके पास खूब पैसे आ गए, खूब ऊंचे हो गए, खूब ऊंचाई पे आए। अब वो हाई लेवल खेती करने लगे। फिर सरकार ने क्या कर दिया? फिर उनके ऊपर अब टैक्स वगैरह लगा दिए। जो खेती के साथ साथ उनके पास बहुत पैसे आ गए, चारों तरफ वो पैसे वाले। तो वो क्या हो गया? मुल्क तरक्की कर गया, क्योंकि अब वो सिर्फ उस खेती से 50 तरह की चीज़ें पैदा कर रहे हैं, 50-50 तरह के दिमाग लगा रहे हैं, उनके आप मशीनरियाँ हैं। हमारे मुल्क में, हिंदुस्तान में क्या है? आप अंदाज़ा लगाएं कि जो है मुल्क की महंगाई यहाँ से यहाँ आ गई और किसानों की आमदनी यहाँ से डाउन हो गई। क्योंकि अगर उनके ऊपर हुई महंगाई के मुकाबले में दिखाया तो डाउन ही मानेंगे, क्योंकि 344 रुपये सालों से थे गन्ने की रेट, और अब कितने हैं? 344 रुपये। और पेट्रोल डीजल कहाँ गए कि 50 से जो है 100 हो गए, दुगना हो गए। इस वक्त अगर हमारे मुल्क के किसानों को अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है, देखिए 85% लोग गाँव देहातों में रहते हैं और कृषि प्रधान देश है हमारा। अब देखिए, अगर इसकी अर्थव्यवस्था सुधारनी है, अच्छा कहे सुधारना क्यों नहीं चाहते? तो अगर सुधारे ना तो जो सरकार में और लोगों में, एक तो चुनाव के पैसे इनको बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, इस वजह से इनको जो है उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के काम करने पड़ते हैं, क्योंकि जनता का पैसा जनता तक चला जाएगा तो फिर चुनाव में मैटर आएगा। दूसरे ये कि चूंकि खुद इनके भी अपने जो है आराम और आशाइश है, इनको चलिए। तो एक लोकतंत्र में क्या होता है कि चीज़ें जो है बड़े सिस्टमेटिक ढंग से की जाती हैं। इसलिए अगर जनता पैसे वाली हो गई तो फिर सोचने वाली हो जाएगी। और चूंकि हमारे यहाँ ना कांग्रेस ने भी हुकूमत और राज किया जो है चूतिया बना के, उल्लू बनाकर, क्योंकि शुरुआत के कुछ दिन तो सही चले, उसके बाद इब्तिदा कांग्रेस ने ही हिंदू मुस्लिम की है। सबसे पहला इलेक्शन फैजाबाद का जो उपचुनाव लड़ा गया, उसमें एक साधु को खड़ा किया गया देवरिया के, वो हिंदू मुस्लिम के ही नाम पे वो इलेक्शन हुआ था। और ये राम मंदिर और मस्जिद का मुद्दा, उसमें मूर्ति रखा जाना वो, और फिर उसके बाद जो है हनुमान चबूतरा, हनुमान गढ़ी, जो उसका बाबरी मस्जिद से इस झगड़े का कोई लेना देना था ही नहीं। ये सब कुछ कांग्रेस ही की देन है। और उसने जो है जनसंघ को और जो है विश्व हिंदू परिषद को बैन भी किया और छूट भी दिया। तो चुनाव और इलेक्शन और राजनीति के लिए उसने ये काम किए, तो वहीं से इसकी बुनियाद पड़ गई। तो चूंकि धर्म, जात पात, अमीर गरीब, ये तमाम चीज़ें हमारे यहाँ मुद्दे होते हैं, यही मोटा मोटा मुद्दा होता है। बाकी बेरोजगारी, महंगाई, डेवलपमेंट, ये कोई मुद्दा नहीं होता है। हमारे यहाँ मुद्दा क्या होता है? धर्म, जात पात और अमीरी गरीबी। गरीबों का मसीहा ये है फुला नेता, और तुम्हारी जात का है ये फुला नेता, और तुम्हारे धर्म का है। अब वही एक आदमी मुस्लिम बस्ती में जाएगा तो वो उनसे अलग तरीके की बात करेगा, और हिंदू बस्ती में जाएगा तो वही धोखाधड़ी। तो अब मोदी सरकार जो आई, इसने भी उस चीज़ को बाकी रखा। वहाँ पर सहारा इंडिया तरक्की कर रही थी क्योंकि उनके ऊपर हाथ था केंद्र सरकार का,
और जैसे मोदी सरकार आई वो डाउन हो गई और अब अडानी अंबानी आगे बढ़ने लगे, क्योंकि जिसके ऊपर सरकार हाथ रख दे, क्योंकि उनको चुनाव के पैसे भी इनसे लेने हैं। तो इसलिए हमारे सकल घरेलू उत्पाद तो अच्छे खासे हो रहे हैं, हम सारी दुनिया में उनको जो है निर्यात भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी जनता को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। मसलन अगर सिर्फ 1 साल तक धान पैदा करने वाला, गेहूं पैदा करने वाला और सब्जी पैदा करने वाला और दूसरे अनाज और चीजें पैदा करने वाला डायरेक्ट सरकार को बीच से हटा दे, डायरेक्ट उन मुल्कों को बेचना शुरू कर दे, 1 साल में किसान अरबपति बन जाएगा, अपने सारे जो है पैदावार अगर डायरेक्ट बेच दे। लेकिन क्या है, इतना माल विदेशों से लेती है उन्हीं पैदावार पर सरकार, उसके बाद इतना घोटाला, इतना अपने लिए और इतना मिलता है किसानों को उसकी कीमत। तो इसलिए किसान 5 एकड़ जोतने वाला वो 1 लाख कर्ज केसीसी का किसान को क्रेडिट कार्ड का जमा नहीं कर पाता, कितने सालों तक, 10 सालों तक। और हमारे देश की सरकारें कभी भी ईमानदारी के साथ किसानों के बारे में कभी नहीं सोचती। अच्छा, मैं किसानों की बात ही क्यों कर रहा हूँ, मैंने खूब गहराई समझा है। चाइना को मैंने देखा, चाइना को मैंने समझा। चाइना की तरक्की किसानों की वजह से है, ब्रिटेन की, रशिया की। जिन मुल्कों ने तरक्की की वो अपने सकल घरेलू उत्पाद खास तौर पर किसानों के को डिस्ट्रीब्यूट करने की वजह से वो आगे बढ़ी है। और हमारे यहाँ अभी तक 75 साल होने को है, अभी तक ईमानदारी से किसी भी नेता ने किसानों की तरफ चौधरी चरण सिंह को छोड़कर ध्यान नहीं दिया है। सिर्फ राजनीति हुई है किसानों के नाम पे, सिर्फ राजनीति, कुछ को छोड़कर। जैसे बीएम सिंह वगैरह हैं, चौधरी चरण सिंह हैं, उनके पोते वगैरह जो भी है, राकेश टिकैत, महेश टिकैत, बाकी सिर्फ राजनीति होती है। हमारे यहाँ जो है वो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, कुछ भी नहीं आता है उस बंदे को, कुछ भी नहीं, 0 सन्नाटा है। सिर्फ एक कम्युनिटी से आता है, इसके लिए उसको कृषि मंत्री बना दिया। कुछ बोलने का तक का भी ढंग नहीं है, कृषि के मामले में वो कुछ नहीं जानता है। तो कभी भी ईमानदारी सच्चाई से किसी भी जो है मंत्री ने कृषि के लिए कोई काम नहीं किया है। तो मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि हमारे मुल्क की अर्थव्यवस्था अभी जब लॉकडाउन के अंदर सारे सेक्टर में बिल्कुल डाउन हो गई थी, तो किसानी ने लाज रखी थी। और मैं अब भी यही कहता हूं कि ये किसानी ही है जिसके बुनियाद पर आज पैसे वाला, आज जो है फैक्ट्री वाला, जूते बनाने वाला, कपड़े बनाने वाला, ब्रश बनाने वाला, छोटे फैक्ट्री वाला, बड़े फैक्ट्री वाला, और बड़े बड़े लोग जो है बड़े बड़े जो है पार्टी आगे जो है वो करके मस्ती कर रहे हैं, बड़े बड़े गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी महलों में रह रहे हैं, बड़ी बड़ी जो है फैक्ट्रियां बना रहे हैं। ये सब खून पसीना किसानों का है, क्योंकि किसानों को उनकी लागत के मुताबिक मिलता ही नहीं। मैं सिर्फ इसलिए नहीं कि मतलब बात कर रहा हूँ, मैंने खुद इस साल तजर्बा किया अल्हम्दुलिल्लाह। 2 एकड़ गन्ने की खेती मैंने खुद की, मैंने तजर्बा किया। मेरी लागत मोटे मोटे अगर मैं निकालूं तो मैं आज एक ट्राली की कीमत मुझे 13,000 रुपये मिल रही है। मिसाल के तौर पर 36 कुंटल गन्ना आप तो रहिए, एक 13,000 रुपये। जब मैं लागत निकाल कर देखा तो मैंने देखा करीबन 10,000 जुताई, बीज, उसके बाद कीटनाशक दवाएं, उसकी मजदूरी, कोड़ाई, छिलाई और ढुआई, ये सारे मिला दें तो आपको कितने मिल रहे हैं? 2,000 रुपये। 2,000 रुपये भी नहीं मिल रहे हैं कि आपको गन्ना बेच दिया मिल जाए, नहीं। फिर वो आएंगे, कब आएंगे कुछ उसका तय नहीं। फिर उन पर भी ये हकीकी बात है, चोरी सेंटरों पे भी होती है, उन्हीं गन्नों पर भी। वो कहाँ से गन्ने पैदावार से लेकर उस पर इतने जानवर, गाय हैं खा जाती हैं, इतने जानवर हैं, बंदर हैं, वो खाते पीते, इंसान खाता पीता, सेंटर तक पहुंचते पहुंचते तोलते कितने दिन तक गाड़ियां खड़ी रहती सेंटरों पे, वो खाते पीते। और उसके बाद से उनको भी मालूम है, फैक्ट्री वालों को भी, गन्ना फैक्ट्री तक पहुंचते होते तोलने के बाद नुकसान तो वो तो बनिए के हिसाब से सोचेगी ना सरकार। वो सोचती उसका भरपाई ही किसान से ले लेती है, क्योंकि यकीन जाने
कि आप तौल कर ले जाएं, अगर 50 कुंटल गन्ना एक एक गन्ने को तौल कर ले जाएं तो सेंटर पे वो गन्ना आपका 42 से 43 कुंटल है, 7 कुंटल आपका चला गया, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो टेक्निकल अंदाज में, यानी टेक्निकल एक टेक्नोलॉजी कंप्यूटर रख दिया, भाई देखो हम क्या करें, कंप्यूटर में इतना ही आ रहा है, और कंप्यूटर में सब एडजस्ट है, वो 5 किलो एडजस्ट करके वजन, क्योंकि अगर आप 5 कुंटल 5 कुंटल कोई चीज जो है मार रहे हैं, बड़ी चीज मार रहे हैं। तो किसानों का यही वजह है कि किसान के लड़के जो है वो किसानी नहीं करना चाह रहे, किसानी से निकल के भाग रहे हैं। यही वजह है कि मुल्क की जो है अर्थव्यवस्था तेजी से डाउन हो गई, क्योंकि जब से मोदी आई है, जैसे मोदी से पहले भी ये था कि गांव गांव में जो है नरेगा यानी मजदूरी के नाम पे हर घर जो है गारंटी रोजगार योजना के तहत इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, महात्मा गांधी जो है रोजगार योजना के नाम पे गांव गांव जो है रोजगार मिलते थे। लेकिन जैसे मोदी सरकार आई सब खत्म कर दिया, रोजगार खत्म। ये तो मीडिया बताती है ना कि हम इतनी तरक्की कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं भाई, बहुत नीचे चले गए। सन 1947 से भी पीछे, आज़ादी नहीं रहेगी लोगों में, अब खुशी नहीं रहेगी लोगों में, जो है वो अब बात नहीं रहेगी, लोग बिल्कुल मुरझाए मुरझाए रहते हैं। अच्छा, धर्म एक ऐसी चीज़ है कि जिसके नाम पे लोगों को ये अबाउर करा जाता है, हालांकि किसी से क्या लेना देना, मंदिर बन जाए क्या लेना देना, हर एक का वास्ता उसकी अपनी रोजी रोटी से होता है। अगर रोजी रोटी नहीं है उसके पास, कोई पूछेगा नहीं भाई, कोई उसको नहीं पूछेगा, समझ में आ रही बात। लेकिन चूंकि भावनाओं जज्बातों को उभार कर खुद एक पैटर्न बनाया गया जाता है, जैसे अभी यही राम मंदिर मुद्दे वाला पैटर्न बीजेपी ने बनाया, खुद से मूर्ति रखवाई, खुद से जो है सारा जो है खेल खेला, सब गेम खेल का, समझ रहे हैं। डीएम को और कुछ लोगों को लेकर रातों रातों मुफ्ती उसके अंदर लगाई, फिर कहा राम वहाँ पर कट हो गए, फिर बाबरी मस्जिद जो पर कहा, तो ये एक पूरा खेल, पूरा जैसे नैरेटिव गढ़ा गया राजनीतिक के लिए, और उस पर वो कामयाब भी हो गए, सत्ता में आ गए, और सारी जनता उनको आंख बंद करके बस मान रही है। गैस महंगा, बिजली महंगी, पानी महंगा। मैं कह रहा हूँ 2 ही राज्यों में सही, केजरीवाल दे रहा है ना फ्री बिजली, कहाँ से दे रहा है? तो क्या यूपी में नहीं हो सकता है? क्या महाराष्ट्र में नहीं हो सकता है? क्या गुजरात में? जब पंजाब और दिल्ली में बिजली फ्री हो सकती है, क्या और जगह नहीं हो सकता है? लेकिन आप धर्म के नाम पे वोट करते हैं। मैं कहता हूँ यूपी में आप केजरीवाल को वोट दो, जिताओ, बिजली फ्री मिल जाएगी, आपके पैसे बचेंगे, पानी फ्री मिलेगा, और जगह पे दो पानी फ्री, वो भी, और पैसे भी बचा के दिखा रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है। लेकिन आप चूंकि मसला है कि धर्म की जो है वो पिलाई गई है, इसलिए उसको वोट नहीं देंगे। ईमानदारी से काम करता है भाई बंदा। अब मेरे धर्म का तो नहीं ना है ना मेरी जाति का है, तो भी मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं वाकई है ऐसा, तो कह रहा हूँ सच्चाई से। तो देश की जो जीडीपी है ना, देश की जो अर्थव्यवस्था है ना, वो नीचे गई है। ये कैसे मालूम हुआ? ये मालूम हुआ हमको रियाल के मुकाबले में, यानी 13 रुपए एक रियाल था सन 2013 में, और 23 आते आते 10 साल हो गए हैं 23 रुपए एक रियाल के। तो भाई बताओ, हम और ये क्या उगाते हैं? ये सिर्फ तेल निकालते हैं, बस जमीनों से तेल निकाल के वो हमें निर्यात करते हैं। अच्छा, मसला क्या है? यहां पर लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र है, बिल्कुल ईमानदाराना मामला है। सच्चाई से जो पैसा है उसका फायदा जनता को, इसलिए सबको सरकारी नौकरी है, सबको आसानी है, इलाज फ्री, पढ़ाई फ्री, बिजली फ्री, वहाँ फ्री, बहुत थोड़ा सा देना पड़ता है। और नौकरी आप जिस लायक हो सरकार से आओ नौकरी ले जाओ, यही सब जगह है। अगर आज भी ईमानदार हो जाए भारत की सरकार, तो लोग, इतना पैसा भारत की आमदनी का है कि जो तो पैसे वाले उनको जरूरत नहीं है, लेकिन जो पैसे वाले नहीं उनको बैठा के खिला भी सकती है। यानी मैं नहीं कहता हूँ बैठा के खिलाओ, ये फ्री राशन तो जरूरत नहीं, मैं तो कभी लिया ही नहीं। मैं कहता हूँ कि उनको जो है एक मरतबा डिस्ट्रीब्यूट, उनको एक मरतबा उठा दो, जैसे किसानों को है, कुछ दिन के लिए उनके गन्ने की कीमत 1200 रुपए कर दो, कुछ सेक्टर में कमी ले आओ और यहां पैसा झोंको, ताकि ये उठ जाए।
1 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल लगातार इनके अंदर इनको सिंचाई करो, किसानों की सिंचाई करो, किसान विभाग में खूब भरो, किसान को उठने दो, ऊपर जाने दो, इनके बच्चों को भी जरा सपने पूरे कर लेने दो, इनके भी ख्वाहिशात पूरे कर लेने दो, इनके भी कर्ज भर जाने दो। और जब ये फिर इनके बच्चे हट्टे कट्टे होंगे मजबूत, क्योंकि जब बंदे खुशी होती है ना, तो जो खाता पीता वो दिल वो लगता है जिसम को। अब टेंशन इतनी है, बाप के नाम से 5 लाख के वो है, और ज़मीन की कीमत इतनी नहीं है, और ज़मीन में पैदावार की कीमत इतनी नहीं है, तो कैसे वो भर जाएंगे। अब बच्चा वहाँ से निकला, वो एक किसान का बच्चा सालों साल बाप का लिया हुआ कर्ज ही भरने में लगा देता है, कर्ज ही नहीं उतार पाता है उसका। तो जब कर्ज नहीं उतार पाता है तो फिर क्या करता है, तो बाप देखता है फिर आत्महत्या कर लेता है। अब किसान क्या करता, सरकार क्या करती है, सरकार सिर्फ लिपापोती कराती है, कुछ भी नहीं भाई, कोई पूछने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। तो देश के लिए अगर सच्चाई ईमानदारी से सोचे तो देश की जनता को ऊपर उठा दो, उनकी जो है फाइनेंशियल कंडीशन जो है ना वो सही कर दो, थोड़ा ऊपर जाने दो उन्हें, थोड़ा ऊपर। उन्हें हवाई जहाज में मत घुमाओ, वो घूम लेंगे। उन्हें फ्री राशन मत दो, वो राशन ले लेंगे। उन्हें कुछ भी 2000 फ्री मत दो, वो ले लेंगे। बस उनको नीचे से ऊपर उठा दो, उनको थोड़ा बूस्ट कर दो, थोड़ा सा बूस्ट कर दो, उनको थोड़ा सा धक्का मार दो। तो किसानी जो है ना वो बिल्कुल जो है चरमरा गई है, खत्म हो गई है, फकीर है, भिखमंगा है हमारे देश का किसान। समझ लो पंजाब और हरियाणा के कुछ उसको छोड़ दें, क्योंकि वहाँ की सरकारें हैं, थोड़ा सा किसानी को अहमियत शुरू से है वहाँ। यूपी वगैरह बिहार वगैरह किसान चौपट है, सब खराब, खत्म। तो अर्थव्यवस्था तब सही होगी जब सही आमदनी को सही जगह से लेकर उनको सही मुआवजा, सही कीमत मिलेगी। किसानों से करोड़ों का माल लेकर उनको रुपए दिए जा रहे हैं, और वो करोड़ों कहीं और इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो अब ये देखो कि उनके पास फ्लाइट, प्राइवेट जेट आ जा रहे हैं, और किसानों के पास साइकिल के टायर और पंचर बनवाने के पैसे नहीं है। सोचना पड़ेगा भाई, सोचना पड़ेगा। देश को आगे बढ़ाना है तो ईमानदार होना पड़ेगा, और ईमानदार ही नहीं है सरकार। सरकारें अगर ईमानदार हो जाएं तो फिर देश के किसी भी फर्द को, किसी फरीक को सऊदी, दुबई, कतर, ऑस्ट्रेलिया डंकी मारने और किसी भी मुल्क में पैदल चलने और कहीं भी जाकर जो है कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत पैसा है हमारे देश में। आपको बताएं, अभी एक देहरादून की आईएएस अधिकारी घर पे पैसे, बाप रे, 2 लाख 3 लाख करोड़ एक एक जगह से, ऐसे तमाम अधिकारियों की आप जांच कर लो, सबके पास है। वही नहीं, आप निचले स्तर के थाना के पुलिस से लेकर सिपाही से लेकर ऊपर तक सबकी जांच कर लो, सबने भ्रष्टाचार किया। यहां तक कि शासन में आ जाओ, सब बड़े बड़े हाई लेवल के जो है भ्रष्टाचारी हैं, सबके पास। और किसका पैसा है? भारत माता के पैसे हैं, जिनको कहते हैं भारत माता की जय। कैसे जय भैया? भारत माता की जय, उसी भारत माता को लूट रहे हो। झूठ बोलते हैं ये नेता, भारत माता की जय। झूठ बोलते हैं कि जो है ये हमारा देश जो है, हमारा देश है। ये इनका देश नहीं है। ये जब अगर अपनी माँ है तो उस माँ को लूट क्यों रहे हो? अगर उस माँ है तो उस माँ के सपूतों के साथ उनका ईमानदारी से उनका पैसा दे क्यों नहीं रहे हो? बहुत कम मैंने राजनीतिक देखे जो सच्चे हों। मैंने प्रधानी रूप पे कुछ 1-2 लोग को देखे, छोटे स्तर पे। ऊपर स्तर पे जाऊँ नगर पालिका में, तो मैंने बहुत जगह, मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमा हूँ, लेकिन बहुत कम जगह में। जैसे मेरा आइडियल अगर मैं मानूं कि मेरा नगर पालिका अध्यक्ष कौन है, तो भाई कयूम भाई हमारे जो है सिंगाही के, लखीमपुर खीरी के, बहुत अच्छे आदमी। मेरा उनमें, मेरी तारीफ करें ना करें, मुझे माने ना माने, मानते हैं उनसे माशाल्लाह, मेरा अच्छी उनसे, लेकिन काम बहुत अच्छा करते हैं, वाकई काम करते हैं। और अगर विधायकी के तौर पर मारूं तो मुझे अभी इस तरह से नहीं मिलते हैं सब, कहीं ना कहीं कोई ना कोई है भी माशाल्लाह कोई। और मुख्यमंत्री के तौर पे मैं मानूं तो मुझे अखिलेश यादव अच्छा काम किया, और अरविंद केजरीवाल मुझे अच्छा लगता है। वो ईमानदारी से देश की सेवा करें, भलाई से काम करें, ये सब खत्म हो जाएगा। ये जितने मुद्दे सुद्दे हैं ना, ये सब आते जाते रहेंगे। ये क्रांतिकारियों का देश है, मुल्क है, यहाँ क्रांति होती रहेगी और कोई भी रोक नहीं पाएगा।
और सत्ता आएंगी जाएंगी, इसलिए सही तरीके से अगर काम हो, देश डेवलप करे, तरक्की करे, बस यही उम्मीद और आशा करते हैं। धन्यवाद।